रामनाथ जी अपने जीवन की ढलती शाम में बस एक ही उम्मीद लगाए बैठे थे, अपने बेटे विवेक और बहू नेहा की खुशहाली। गांव का बड़ा सा पुश्तैनी मकान, जिसमें आंगन के बीचों बीच लगा नीम का पेड़ सालों से छांव दे रहा था, रामनाथ जी की पूरी दुनिया था। अपनी पत्नी कल्याणी जी के जाने के बाद वे इसी मकान में अपनी यादों और संस्कारों के साथ अकेले रहते थे। विवेक शहर में एक अच्छी कंपनी में मैनेजर था। साल में एक दो बार जब भी आता, गांव के मकान को देखकर हमेशा कहता, पापा इस बूढ़े मकान को बेचकर शहर में एक बढ़िया फ्लैट ले लेते हैं, यहाँ गांव में रखा ही क्या है। रामनाथ जी हर बार हाथ जोड़कर मुस्कुरा देते, बेटा यह मकान सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, तुम्हारे दादाजी की निशानी है, मेरी कल्याणी की यादें हैं इसमें, इसे मैं जीते जी नहीं बेच सकता। विवेक चुप हो जाता, लेकिन उसके मन में शहर का नया डुप्लीकेट विला खरीदने की सनक चढ़ी हुई थी। एक दिन विवेक अपनी पत्नी नेहा के साथ गांव आया। इस बार उसके चेहरे पर अजीब सी हड़बड़ी थी। उसने रामनाथ जी से कहा, पापा मुझे कंपनी से प्रमोशन मिल रहा है, बस इसके लिए मुझे अपनी संपत्ति की एक नॉर्मल लीगल वेरिफिकेशन कॉपी जमा करनी होगी। आप बस इन दो कागज़ों पर दस्तखत कर दीजिए, ताकि यह साबित हो सके कि मैं आपका कानूनी वारिस हूँ। रामनाथ जी को अपने बेटे पर आंख बंद करके भरोसा था। उन्होंने बिना चश्मा लगाए और बिना कोई कागज़ पढ़े कलम उठाई और हस्ताक्षर कर दिए। विवेक ने तुरंत कागज़ समेटे और अगली ही सुबह शहर लौट गया। असल में वे कागज़ किसी प्रमोशन के नहीं, बल्कि पुश्तैनी मकान को अपनी पत्नी नेहा के नाम ट्रांसफ़र करने के पावर ऑफ अटॉर्नी के थे। कुछ ही महीनों में विवेक ने उन मकान को एक प्रॉपर्टी डीलर को भारी कीमत पर बेच दिया। एक दोपहर जब रामनाथ जी आंगन में बैठे नीम की छांव का आनंद ले रहे थे, तभी गांव का पटवारी और दो अनजान लोग उनके घर पहुंचे। उन्होंने रामनाथ जी को बताया कि यह मकान अब किसी और का हो चुका है और उन्हें अगले 15 दिनों में इसे खाली करना होगा। रामनाथ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई, उनके हाथ पांव कांपने लगे। उन्होंने तुरंत विवेक को फ़ोन मिलाया। विवेक ने रूखे स्वर में कहा, पापा जो होना था हो गया, मैंने विला की डाउन पेमेंट कर दी है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको शहर ले आऊँगा। रामनाथ जी का दिल टूट गया। जिस बेटे को उन्होंने अपनी आँखों का तारा माना, उसी ने उनकी छाती पर वार किया था। शहर पहुंचकर भी रामनाथ जी को राहत नहीं मिली। बहू नेहा का व्यवहार उनके प्रति बेहद अपमानजनक था। उन्हें घर के एक छोटे से कोने वाले कमरे में रख दिया गया और उनकी हर छोटी ज़रूरत को बोझ माना जाने लगा। जब यह बात रामनाथ जी की बेटी सुप्रिया को पता चली तो वह तड़प उठी। सुप्रिया की शादी एक साधारण परिवार में हुई थी और वह अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी। विवेक ने हमेशा सुप्रिया को पराया समझा था और संपत्ति के बंटवारे से उसे दूर रखा था। सुप्रिया सीधे अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा कि उसके पिता एक कोने में गुमसुम बैठे हैं। उनकी आँखों का नूर गायब हो चुका था। सुप्रिया ने पिता के पैर छुए और बोली, पापा चलिए मेरे साथ, जिस घर में आपकी इज्जत नहीं, वहाँ आपका एक पल भी रहना सही नहीं है।
विवेक ने बहकाते हुए कहा, सुप्रिया तू पराये घर की है, हमारे पारिवारिक मामलों में दखल मत दे। सुप्रिया ने कड़े स्वर में जवाब दिया, भैया परिवार रिश्तों से बनता है, धोखे से नहीं। तुमने पापा की छत छीन ली, लेकिन मैं उनकी बेटी हूँ, उनकी ढाल बनकर खड़ी रहूँगी। सुप्रिया रामनाथ जी को अपने घर ले आई। उसके पति ने भी रामनाथ जी का पिता समान सम्मान से स्वागत किया। सुप्रिया केवल चुप नहीं बैठी, उसने कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली। उसे पता चला कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून मौजूद है, जिसके तहत धोखे से कराई गई संपत्ति की रजिस्ट्री को रद्द करवाया जा सकता है। सुप्रिया ने हिम्मत नहीं हारी, उसने सारे सबूत जुटाए, वकीलों से बात की और ट्रिब्यूनल में केस दर्ज कराया। कोर्ट में जब रामनाथ जी ने रोते हुए विवेक को धोखा बयां किया तो जज ने मामले की गंभीरता को समझा। अदालत ने उस धोखेबाज ट्रांसफ़र को रद्द घोषित कर दिया और मकान का मालिकाना हक वापस रामनाथ जी को सौंप दिया। अदालत के फैसले के बाद विवेक और नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। विला के चक्कर में उनके हाथ से गांव का मकान भी गया और समाज में बदनामी अलग हुई। वे भागकर रामनाथ जी के पास माफ़ी मांगने आए, लेकिन इस बार रामनाथ जी का फैसला अटल था। रामनाथ जी ने हाथ जोड़कर कहा, विवेक तुमने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि अपनी माँ की यादों का सौदा किया था। अब मेरे लिए तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। रामनाथ जी वापस अपने गांव के मकान में लौट आए। सुप्रिया और उसका परिवार भी उनके साथ रहने लगा। आज रामनाथ जी जब अपने आंगन के नीम के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो उनकी आंखें गर्व से भर जाती हैं, यह सोचकर कि जिस बेटी को दुनिया पराया धन समझती है, वही विपत्ति के समय उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। गांव लौटने के कुछ महीनों बाद तक सब कुछ शांत और पटरी पर लौटता दिख रहा था। रामनाथ जी अपनी बेटी सुप्रिया, दामाद और नाती के साथ अपने पुश्तैनी आंगन में हंसते खेलते दिन बिता रहे थे। अदालत के फैसले ने उन्हें उनका मकान वापस दिला दिया था, लेकिन उनके दिल पर लगा अपनों के छल का घाव अब भी पूरी तरह भरा नहीं था। फिर एक दिन अचानक गांव में भारी बारिश का दौर शुरू हुआ। 3 दिनों की लगातार मूसलाधार बारिश से गांव के नज़दीक बनी नदी उफान पर आ गई। कई कच्चे पक्के मकानों में पानी घुसने लगा। रामनाथ जी के घर का आंगन भी पानी से भरने लगा था। उसी शाम जब सुप्रिया और उसके पति घर का सामान सुरक्षित जगहों पर रख रहे थे, तभी जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दामाद ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने विवेक और नेहा खड़े थे। दोनों सिर से पांव तक भीगे हुए थे। नेहा की गोद में उनका 2 साल का बच्चा ठंड से कांप रहा था। दरअसल विवेक ने शहर में जिस प्रॉपर्टी डीलर के झांसे में आकर सारा पैसा लगाया था, वह डीलर फ्रॉड निकला। लीगल केस और कोर्ट के चक्करों में विवेक की जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। नौकरी में भी उसकी लापरवाही की वजह से उसे निकाल दिया गया था। किराए का मकान खाली करना पड़ा और बेघर होकर वे गांव में एक छोटे से किराए के कमरे में रह रहे थे, जहां बारिश का पानी पूरी तरह भर चुका था। कोई दूसरा सहारा न देख वे मजबूरी में इसी चौखट पर आ खड़े हुए थे। नेहा की आंखों में अब वह पुराना अहंकार नहीं, बल्कि एक लाचार माँ की भीख थी। वह रोते हुए सुप्रिया के पैरों में गिर पड़ी। सुप्रिया, मुझे माफ़ कर दो,
मुझे जो सज़ा देनी है दे दो, लेकिन इस मासूम बच्चे को थोड़ी छत और गर्माहट दे दो, यह ठंड से बीमार पड़ जाएगा। रामनाथ जी कमरे से निकलकर बाहर आए। विवेक अपने पिता की नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। वह घुटनों के बल बैठ गया और बोला, पापा, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। ईश्वर ने मुझे मेरी करनी की सज़ा दे दी है। मैं आपसे अपने अधिकार मांगने नहीं आया, बस इस बच्चे की जान बचाने की भीख मांगने आया हूँ। सुप्रिया ने अपने पिता की ओर देखा। रामनाथ जी का दिल पसीज रहा था, लेकिन अतीत का धोखा उनकी आंखों के सामने तैर गया। रामनाथ जी ने आगे बढ़कर सबसे पहले उस रोते हुए छोटे बच्चे को नेहा की गोद से लिया और उसे सूखे टॉवल में लपेटकर सुप्रिया को थमाया। फिर उन्होंने विवेक और नेहा को अंदर बुलाया और सूती कपड़े और गर्म चाय दी। जब बारिश थमी और माहौल शांत हुआ तो विवेक ने भरे गले से कहा, पापा, कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी रामनाथ जी ने गंभीर आवाज़ में कहा, कहाँ जाओगे और कहाँ और किसके पास? विवेक ने चौंक कर पिता की तरफ देखा। रामनाथ जी बोले, मैंने तुम्हें अदालत के जरिए सबक इसलिए नहीं सिखाया था कि तुम दर दर की ठोकरें खाओ। मैंने तुम्हें इसलिए कानूनी रास्ता दिखाया था ताकि तुम्हें समझ आए कि रिश्तों की कीमत पैसों से बड़ी होती है। यह घर तुम्हारा भी था, लेकिन तुमने इसे पाने का रास्ता गलत चुना। सुप्रिया ने आगे बढ़कर अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा। भैया, पापा ने घर का दरवाज़ा कभी आपके लिए बंद नहीं किया था। आपने खुद ही अपने कर्मों से उस पर ताला लगाया था। अगर आप सच में बदल गए हैं तो उस ताले की चाबी भी आपके पास ही है। विवेक और नेहा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उन्हें समझ आ गया था कि जिस सुप्रिया को वे पराया समझते थे, उसी ने उनके बच्चे को शरण दी, और जिस पिता का उन्होंने भरोसा तोड़ा था, वही पिता आज भी वट वृक्ष की तरह उनके सिर पर छाया बनकर खड़े थे। विवेक ने गांव में ही खेती बाड़ी और एक छोटी सी दुकान संभालने का फैसला किया। उसने मेहनत से अपनी नई शुरुआत की। अब उस पुश्तैनी मकान में नीम के पेड़ के नीचे सिर्फ यादें नहीं, बल्कि पश्चाताप से सुधरे हुए रिश्ते और एक मुकम्मल परिवार की हंसी गूंज रही थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।